सेवन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सही पॉइंट रहा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी का 2025 का रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ गाइज़, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो रिवीजन क्लास है ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के बेस पर बनाया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आज का सेशन क्या, मैं जितने भी आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका सेट लेकर आती हूँ रिवीजन सेट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो इसके आप एक बार ज़रूर देखिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख ले। आपको वहाँ से, यहाँ से मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़ाती हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई 2022 का पूछा हुआ है, 2019 का पूछा हुआ है। कोई कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीटेड है, जैसे कि 3-4 बार जो है वो पूछा गया है आपके रेलवे एनटीपीसी में। तो वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं चीज़ों को क्लियर क्लियर आउट कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन के साथ भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं जितना भी रेलवे एनटीपीसी का सेट लेकर आती हूँ उसे पूरा देखिए, एंड तक देखिए। एंड कोशिश करिए अगर थोड़ा बहुत अगर होता है तो आप नोट करिए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नोट करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जो है आज का रेलवे एनटीपीसी का जो रिवीजन क्लास है वो हमारा रिवीजन क्लास 5 है, यानी आज का क्लास 5 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रेलवे एनटीपीसी का। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना है कि मैदान के कबड्डी टीम में, ठीक है, प्रत्येक पाले में पूछ रहा है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 9। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी के प्रत्येक पाले में जो है वो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कबड्डी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कबड्डी में जो है टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कबड्डी में टोटल जो है ये 12 खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कबड्डी में जो है टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो मैदान में जो होते हैं वो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर जो 7 खिलाड़ी जो होते हैं कबड्डी में, ये होते हैं मैदान में होते हैं, ठीक है। मैदान में कितने खिलाड़ी उतरते हैं, तो मैदान में टोटल 7 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो जो आपका जो है 5 खिलाड़ी जो है गाइस याद रखिएगा, 5 खिलाड़ी जो है ये एक्स्ट्रा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 खिलाड़ी जो है ये आपके एक्स्ट्रा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे जो है अवधि की, अगर हम बात करेंगे तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अवधि के बारे में, ठीक है? जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम अवधि के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है महिला और जो है पुरुष दोनों का अलग-अलग होता है। तो अगर हम अवधि के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हम अवधि के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष के बारे में, कि पुरुष के जो है मैच की अवधि कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम पुरुष के मैच की अवधि की बात करेंगे तो याद रखिएगा, पुरुष के मैच की अवधि जो है ये 40 मिनट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष के मैच की अवधि जो है ये कितना मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जो है आपको ध्यान रखना है 20-20 मिनट का जो है 2 बार जो है हाफ-हाफ खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 20-20 मिनट का जो है हाफ-हाफ खेला जाता है, और इसमें से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो टाइमिंग होता है बीच में 20-20 मिनट के बीच में जो है ये ब्रेक टाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 20-20 मिनट का जो है 2 इसमें जो है खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है 2 पाली में। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है 5 मिनट का जो है ये क्या होता है, ब्रेक टाइम जो है ये कितना का होता है। तो याद रखिएगा ब्रेक टाइम जो है ये 5 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेक टाइम जो है ये 5 मिनट का होता है, और 20-20 मिनट का जो है ये खेला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जिसमें से 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है और 2 राउंड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल 40 मिनट जो है पुरुष मैच की अवधि है। और वहीं अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया पुरुष मैच की अवधि। अब हम बात करेंगे महिला की, ठीक है? तो अगर हम महिला के बारे में बात करें गाइस, तो महिला की जो है ये जो है अवधि टोटल कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा महिला मैच की जो है टोटल अवधि जो होती है वो होती है 30 मिनट, ठीक है? आपको ध्यान रखना है महिला मैच की अवधि जो है ये कितनी होती है। तो महिला मैच की अवधि जो होती है ये 30 मिनट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला मैच की अवधि जो है ये 30 मिनट होती है, ठीक है? और इस 30 मिनट में जो है 15 मिनट का 2-2 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
15-15 मिनट का जो है 2 राउंड में खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 15-15 मिनट का 2 राउंड में खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में अगर हम ब्रेक टाइम की अगर हम बात करें, तो महिला में भी जो है याद रखिएगा जो है आपको ध्यान रखना है, महिला के खेल में भी जो है 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे, जो कि ये हो गया अवधि के बारे में। अब हम बात करते हैं गाइस कि जो है पुरुष मैदान की जो है पुरुष के जो है कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं मैदान के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पुरुष मैदान के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस मुझे जैसे-जैसे जगह मिल रहा है, मैं वैसे-वैसे चीज़ों को क्लियर आउट कर रही हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर हम पुरुष मैदान के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, तो पुरुष मैदान के जो है हम यहाँ पे जो है सबसे पहले लंबाई के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है हम चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो गाइस याद रखिएगा, पुरुष मैदान की जो है लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो पुरुष मैदान की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो पुरुष मैदान की जो है लंबाई जो होती है वो होती है 13 मीटर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी होती है गाइस? तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 13 मीटर इसकी लंबाई होती है। पुरुष मैदान की लंबाई जो है 13 मीटर होती है। और वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई जो है ये कितनी मीटर होती है? 10 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये पुरुष मैदान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई जो होती है गाइस, याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस, ये हो गया आपके जो है पुरुष मैदान के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे महिला मैदान के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि महिला का जो है कबड्डी का मैदान जो होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो ये दोनों अलग-अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है महिला मैदान के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो महिला मैदान के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो है लंबाई कितनी होती है, तो गाइस याद रखिएगा, महिला मैदान की जो है लंबाई कितनी होती है, तो महिला मैदान की जो है लंबाई जो होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है 12 मीटर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा 12 मीटर होता है, इसकी लंबाई जो है 12 मीटर होती है। और वहीं अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें कि इसकी चौड़ाई जो है ये कितनी होती है, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से लिखिएगा। चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई होती है महिला की, वो 8 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई जो है ये कितनी मीटर होती है? 8 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये महिला और पुरुष के बारे में हो गया। और यहाँ पे अवधि के बारे में हो गया। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, निम्नलिखित में से जो जिला दिया हुआ है, इसमें से किन जिलों को जो है कपास की खेती के लिए जो है इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपके ऑप्शन है रतलाम और खंडवा, ऑप्शन बी खंडवा और खरगोन, या ऑप्शन सी उज्जैन और शाहजहांपुर, या ऑप्शन डी धार और झाबुआ। तो गाइस जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा खांडवा और खरगोन। खांडवा और खरगोन जो है ये किस राज्य का जिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मध्य प्रदेश का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर राज्य अगर आपसे पूछे कि किस राज्य को जो है सफेद सोने के क्षेत्र में कहते हैं, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। और अगर जिला पूछ दिया है, तो ये जो खांडवा और खरगोन जो है ये मध्य प्रदेश का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सफेद सोने के क्षेत्र में जो है आपका कौन-कौन सा राज्य जो है सफेद सोने के क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले जो है ये आपका जो हो गया महाराष्ट्र जो हो गया, इसे भी कपास की खेती के लिए जो है सफेद सोने के क्षेत्र में आता है। तो पहला राज्य हो गया जो कि आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश में बता चुकी हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद जो है और कौन सा राज्य हो गया, इसके बाद जो है गुजरात हो गया। गुजरात को भी जो है सफ़ेद सोने के क्षेत्र कहा जाता है इस कपास की खेती के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपका जो है तेलंगाना हो गया। इसके अलावा जो है आपका कौन-सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा, इसके बाद जो है तेलंगाना हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें, अगला राज्य आपका जो है ये कर्नाटक हो गया। अगला राज्य जो है ये आपका कौन-सा हो गया? अगला राज्य जो है ये आपका कर्नाटक हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो है आपका राजस्थान हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन-सा जिला पूछ दिया था, ये थोड़ा डीपली हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है ये भी बात करेंगे कि जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है खांडवा और खरगोन जो है ये इस जिला को जो है खासकर सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आते हैं। तो वैसे ही अगर हम महाराष्ट्र के जिलों के बारे में अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र का कौन-कौन सा
जिला है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमरावती हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। जो अमरावती हो गया ये भी जो है आपका जो है ये महाराष्ट्र के जो है सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो एक हो गया अमरावती हो गया महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात का जो है ये कौन कौन सा हो गया, तो गुजरात का जो है राजकोट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की अगर हम बात करें तो राजकोट हो गया, ये भी जो है सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आता है। उसके अलावा राजकोट के बाद अगर हम बात करें तो जो है आपका जो है कौन सा हो गया, अगर देखिएगा भावनगर हो गया, ये भी जो है सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आता है, भावनगर हो गया। और तीसरा जो है ये आपको कौन सा याद रखना है, तीसरा जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है अमरेली हो गया, ठीक है। ये भी सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आता है। तो ये मैं जिला बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के डीपली क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। तो ये अमरेली जिला को भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इसके में जो है आपको याद रखना है वारंगल, वारंगल को भी जो है सफ़ेद सोने के क्षेत्र में जो है आता है। तो पहला हो गया वारंगल हो गया जिला। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो हो गया ये आदिलाबाद हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो है गाइस आपको याद रखना है, दूसरा जो है ये आपका आदिलाबाद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं अगर हम कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जो है आपका कौन कौन सा हो गया, तो कर्नाटक में आपका पहला हो गया, पहला हो गया आपका रायचूर, ठीक है। रायचूर आपने सुना होगा जब आपने बहमनी साम्राज्य पढ़ा होगा, रायचूर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें या फिर विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा तो पहला रायचूर हो गया और दूसरा जो है आपका गुलबर्गा हो गया, ठीक है। तो इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद सोने के क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है आपका गुलबर्गा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब यहीं अगर हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का कौन सा हो गया, तो राजस्थान का जो है आपको याद रखना है, राजस्थान का जो है गंगानगर हो गया। पहला जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा राजस्थान का गंगानगर हो गया। और ये दूसरा जो है आप कौन सा हो गया, दूसरा जो है हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है। दूसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है आपका हनुमानगढ़ हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर राजस्थान के पास अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं जो बोली हूँ उसे आप सुनकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1959 में, या ऑप्शन डी 1954 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954 में जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है जो ये जो है आपका कहाँ है, तो ये जो है मणिपुर से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अकादमी जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये अकादमी जो है ये आपका मणिपुर में है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है गाइस कि जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है ये मणिपुर कि कहाँ है गाइस, याद रखिएगा ये मणिपुर के जो है इम्फाल में है, ठीक है। ये जो है ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अकादमी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मणिपुर के इम्फाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अकादमी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मणिपुर के इम्फाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की भाई गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं 1954 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1954 की अगर हम बात करें तो आपको एक और याद रखना है, जो कि अगर हम बात करेंगे ललित कला अकादमी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब की गई थी गाइस, तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1924 में की गई थी, 54 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है ललित कला अकादमी की स्थापना। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ललित कला अकादमी की जो है स्थापना हुई थी 1954 में। और वहीं जो है ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी जो है इसका भी स्थापना जो है 1954 में हुआ था। इसके अलावा 1954 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1954 में जो है आपका जो है साहित्य अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये जो है रिलेट कर रहा है 1954 से आपका कौन कौन प्रश्न बन सकता है, ये सारे मैं यहाँ पे
बता रही हूँ, तो ये कितना इंपॉर्टेंट सेशन है आप खुद समझिए। तो प्लीज़ इसे अगर आप लोगों को जहाँ भी कन्फ्यूज़न है नोट ज़रूर कर लीजिए एंड रिवीज़न करिए। सबसे पहले आप इसे एक बार पूरा देखें एंड सेकंड टाइम इसका नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना जो है साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। तो ये दोनों 1954 से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 हो गया एक्चुअली, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इन तीनों की स्थापना 1954 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे 1900 जो है आपके 52 में, अगर हम बात करें तो 1952 में जो है आपका किसका स्थापना हुआ था? 1952 में जो है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1952 में जो हुआ था वो किसका स्थापना हुआ था? ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये आपका जो है 1952 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें तो ये है जो है आपका है 1959। 1959 में जो है याद रखिएगा ये जो हुआ था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1959 में जो है ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय 1959 में जो है ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है 1959 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितना भी प्रश्न बन रहा था वो सारे मैंने लिखा दिए। ये आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप खुद देखिएगा और अगर आप पढ़ रहे होंगे सीरियस तरीके से तो आपको खुद पता होगा कि ये क्वेश्चन सब कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको क्लियर आउट कर रही हूँ रिवीजन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही आप जो है बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर आउट करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आपके ऑप्शन ए कैसीटेराइट से, ऑप्शन बी सल्फेराइट से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से या ऑप्शन डी मोनाजाइट से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ये किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो बॉक्साइट में जो है ये क्या होता है गाइस? याद रखिएगा बॉक्साइट में जो है ये क्या होता है? बॉक्साइट में आपका जो है क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट में जो है ये आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट में जो है ये पूरा लिख देती हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट में जो है ये आपका क्या होता है? बॉक्साइट में जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और इसी को जो है शुद्ध करके जो है यहाँ से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये आपको ध्यान रखना। और जो है कभी-कभी जो है ये भी पूछा जाता है कि जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं कैसिटेराइट जो है ये जो खनिज है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। कैसिटेराइट की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है टीन, ठीक है? टीन जो है ये किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। टीन जो है ये कैसिटेराइट से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें सल्फेराइट की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो है जस्ता जस्ता जो है ये कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जस्ता जो है ये आपके सल्फेराइट से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें थोरियम थोरियम जो है ये आपका किससे प्राप्त होता है? मोनोजाइट से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोजाइट से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा थोरियम जो है ये आपका किस कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम जो है ये आपको ध्यान रखना है मोनोजाइट से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम से आप एक पॉइंट और ये भी याद रखिएगा कि थोरियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यह एक रेडियोधर्मी जो है तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको धातु है। ये जो है थोरियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आप याद रखिएगा। ये जो है थोरियम जो है मोनोजाइट अयस्क से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है कैसी धातु है? तो याद रखिएगा थोरियम एक रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा गया था जो कि मैं यहाँ पे लिखा दे रही हूँ कि जो है लोहा जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से खनिज से प्राप्त होता है? ये आपको ध्यान रखना है। लोहा की अगर हम बात करें ये कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लोहा जो है ये आपको ध्यान रखना है किससे प्राप्त होता है? लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त होता है, ठीक है?
लोहा जो है ये कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लोहा जो है ये हेमेटाइट, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, लोहा जो है ये हेमेटाइट खनिज से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमेटाइट और जो है यह देखिएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट खनिज, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, लोहा जो है हेमेटाइट और जो है आपको याद रखना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट खनिज से जो है लोहा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या ऑप्शन डी नागालैंड में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा त्योहारों का त्योहार जो है ये किसे कहा जाता है गाइस? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आपको यहाँ पे जो है प्रश्न एक बार पूछा गया था कि नागालैंड के किस फेस्टिवल को जो है त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल का फेस्टिवल कहा जाता है? तो याद रखिएगा त्योहारों का त्योहार जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा त्योहारों का त्योहार जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पहला पॉइंट ये हो गया, वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट गए तो ये त्योहार जो है ये कब कितने दिन तक मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है 10 दिन तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 दिन मनाया जाता है ये फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है ये कब तक मनाया जाता है? 10 दिन मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और वहीं अगर हम बात करें 10 दिन मनाया जाता है और वहीं अगर हम बात करें गाइस अगले पॉइंट की, तो ये जो है ये कब मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये फेस्टिवल जो है 1 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर तक, ठीक है? 10 दिन मनाया जाता है, लेकिन जो है ये कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक जो है ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 दिसंबर तक जो है ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके जो है नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है और इससे रिलेटेड आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि महान लोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो महान लोबिस मॉडल जो है ये किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो आपके ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन बी पहली पंचवर्षीय योजना का, या ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना का, या ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है आधार था, तो ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे जो है हम सबके जो है इसकी योजना जो है कब से कब तक जो है इसकी अवधि थी, तो हम इसकी अवधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ये कब से कब तक थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1956 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1956 से लेकर 1961 तक जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। वहीं अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि की अगर हम बात करें तो 1951 से लेकर जो है पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें 5 साल इसका अवधि था, ये आपको ध्यान रखना है 1951 से लेकर 1956 तक जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। वहीं अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1980 से लेकर 1985 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ये कब से कब तक थी? 1980 से लेकर जो है 1985 तक थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से लेकर जो है यानी कि 1969, ठीक है? 1969 से लेकर जो है 1974 तक जो है इसका अवधि था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अब अवधि के बारे में। अब वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपके महाल नोबिस मॉडल पे आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके जो है ये आपको ध्यान रखना है किस पे आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है? तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से मॉडल पे मॉडल इसका याद रखिएगा और इसका जो है काल जो है ये कब से कब तक था यानी कि इसकी अवधि जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन से मॉडल पे थी? तो याद रखिएगा ये जो थी हेरोड डोमर मॉडल पे थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से मॉडल पे थी? हेरोड डोमर मॉडल पर जो थी ये पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें
यहाँ पे जो है डोमर सही से लिख लीजिएगा, ऐसा ना आप लोगों को दिक्कत हो और लगे कि डोमर नहीं लिखा। तो यहाँ पे ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। वहीं अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन से मॉडल पे आधारित थी गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके समान विकास मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना जो है कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना जो है समान विकास, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से मॉडल पे आधारित थी, समान विकास मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। समान विकास मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें आपका जो है लास्ट आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गार्गिल मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका जो है गडगिल मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। गडगिल गडगिल मॉडल पे आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गडगिल मॉडल पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सल्फर चक्र में, या ऑप्शन बी कार्बन चक्र में, या ऑप्शन सी जल चक्र में, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राइजोबियम है और नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग जो है ये नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रख, ये जो जीवाणु है, जो राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आपका जो है ये आपका जो है राइजोबियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राइजोबियम जीवाणु जो है ये कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राइजोबियम जीवाणु की, अगर हम बात करें तो ये जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो होता है राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये फलियों वाले पौधे में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा राइजोबियम जीवाणु जो है ये फलियों वाले पौधे की जड़ों में होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है फलियों वाले जो है जो फल वाले जो पौधे होते हैं, फलियों वाले जो पौधे होते हैं, फलियों वाले पौधे के जो है ये कहाँ होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा पौधे के जड़ों में होता है ये जीवाणु। ये आपको ध्यान रखना है। पौधे के जड़ों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे के जड़ों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि फलियों वाले पौधे जो है ये आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपका जो है कौन-कौन सा हो गया गाइस, तो अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका जो है ये कौन-सा हो गया, मटर हो गया। जैसे आपका जो है कौन-सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा मटर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है चना हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है सोयाबीन हो गया। ये सब जो है इसी में होता है। ये जो है याद रखिएगा, इसमें कौन-सा, इसके जड़ में कौन-सा जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका जो है नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर जो है ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जीवाणु जो है मिट्टी में जो है नाइट्रोजन के परिवर्तन में मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था। तो आपको बताना है कि चोल राजवंश का प्रतीक जो है ये कौन सा जानवर था। तो आपके ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी भेड़िया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाघ, ठीक है। बाघ जो है ये जो है चोल राजवंश का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है, बाघ। और वहीं पे अगर हम बात करें तो बाघ में भी जो है किस तरीके का ये प्रतीक था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कूदता हुआ बाघ था ना वो इसका प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, कूदता हुआ बाघ जो है ये जो है चोल राजवंश का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है शक्ति और वीरता का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। कूदता हुआ बाघ जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका प्रतीक था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कूदता हुआ बाघ जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये शक्ति और जो है ये शक्ति और वीरता का प्रतीक था चोल राजवंश का, ठीक है। शक्ति और वीरता का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति और वीरता का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है चोल राजवंश का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शक्ति और वीरता का प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन बी ऑप्टो ग्रंथि में, या ऑप्शन सी थाइमस में, या ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन है इसका निर्माण जो है आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा हाइपोथैलेमस में जो है आपको ध्यान रखना है एक होता है, दो हार्मोन का निर्माण होता है।
ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस में जो है कौन कितने हार्मोन का निर्माण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस में जो है 2 हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है? 2 हार्मोन का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि वो 2 हार्मोन कौन-कौन से हैं गाइस, तो पहला जो है ये आपका कौन-सा हो गया? पहला जो है ये आपका कौन-सा हो गया? पहला हो गया आपका जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका जो है पहला हार्मोन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला हार्मोन आपका कौन-सा हो गया? पहला हार्मोन जो है ये आपका जो है ऑक्सीटोसिन हो गया। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा कौन-सा हार्मोन हो गया? दूसरा हार्मोन जो है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा हो गया आपका डोपामाइन, ठीक है? ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया? दूसरा जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है डोपामाइन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा आपका डोपामाइन हुआ। हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है आपको ध्यान रखना है, इसे लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? तो इसे हम कौन-सा हार्मोन कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को ऑक्सीटोसिन को जो है कौन-सा हार्मोन कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम लव हार्मोन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम लव हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन इसे हम क्यों कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लव हार्मोन कहते हैं या फिर बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लव हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये किससे जुड़ा होता है? ये होता है आपके भावनात्मक से जुड़ाव होता है, ठीक है? इस हार्मोन का जुड़ाव जो है ये किससे होता है? इस हार्मोन का जुड़ाव जो है ये आपको ध्यान रखना है भावनात्मक से जो होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इसका जुड़ाव जो है ये किससे होता है? भावनात्मक से जो है इसका जुड़ाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आप लोग जो है बहुत सारे लोग जैसे लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो बोलते हैं ना दिल धड़कता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इस हार्मोन की वज़ह से ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि ये भावनात्मक होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसका जो है रक्त में जो है किस ग्रंथि के द्वारा जो है इसका स्राव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है इस हार्मोन का जो है रक्त में स्राव जो है ये किसके माध्यम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रक्त रक्त में स्राव जो है ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये होता है किस ग्रंथि के द्वारा, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये कौन-सी ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में स्राव जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस ग्रंथि के द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे, ये आपको बताना है। तो सिद्धू और कान्हू बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए कोल विद्रोह के नेता थे, या ऑप्शन बी मोपला विद्रोह के नेता थे, या ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह के नेता थे, या ऑप्शन डी संथाल विद्रोह के नेता थे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें, ये विद्रोह जो है ये कब हुआ था? ये विद्रोह जो है ये आपको ध्यान रखना है 1855 से लेकर जो है ये कब हुआ था? ये विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ था। और याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू जो है ये दोनों आपस में जो है सगे भाई थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विद्रोह 1855 में स्टार्ट हुआ था और 1856 में समाप्त हो गया था। ये विद्रोह किसके खिलाफ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विद्रोह जो था ये आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन के बीच था, ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्रोह जो है ये किसके बीच था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्रोह जो है ये आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन और जो है ये किसके बीच था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन और जो है याद रखिएगा और जो है भ्रष्ट जो है ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये विद्रोह जो है किसके? ब्रिटिश शासन और याद रखिएगा भ्रष्ट भ्रष्ट ज़मींदारी प्रथा के बीच था। ख़ासकर इसका जो ज़्यादा ज़ोर था ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है भ्रष्ट ज़मींदारी प्रथा के बीच जो है ये ज़्यादा था, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रष्ट ज़मींदारी प्रथा का जो है ये आपको ध्यान रखना है। भ्रष्ट ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो विद्रोह था ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट ज़मींदारी प्रथा के जो है विद्रोह विरुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है पूछा जाता है इसका उद्देश्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। विरुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आपके ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, या ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या पता होना चाहिए कि जो आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 18 है, ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 3 राज्यों से होकर गुजरता है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे कि ये 3 राज्य कौन-कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा 3 राज्य जो है सबसे पहले जो है ये आपका कौन-सा हो गया? सबसे पहले जो है ये आपका हो गया झारखंड से होकर गुजरता है ये राज्य, ये आपको ध्यान रखना है, झारखंड से होकर गुजरता है। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड हो गया, उसके बाद जो है दूसरा राज्य आपका कौन-सा हो गया? दूसरा आपका ओडिशा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो है ओडिशा हो गया और तीसरा जो है आपका कौन-सा हो गया गाइस? तो तीसरा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये टोटल 3 राज्यों से होकर गुजरता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 18। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 18 की जो है अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई जो है 361 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई जो है ये आपको ध्यान रखना है। कुल लंबाई जो है 361 किलोमीटर, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि आप इसे ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 361 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो याद रखिएगा ये जो है ये जो है आपके धनबाद के गोविंदपुर से निकलती है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 18 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से निकलती है गाइस? तो याद रखिएगा ये धनबाद के जो है ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है? धनबाद के गोविंदपुर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। धनबाद के गोविंदपुर से जो है ये आपको ध्यान रखना है, धनबाद के गोविंदपुर से निकलती है ये मार्ग, ये आपको ध्यान रखना है, निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और समाप्त कहाँ होती है गाइस? तो ये देखिए निकलती है और वहीं अगर हम बात करें ये जो है समाप्त कहाँ होती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समाप्त ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा के बालासोर में समाप्त होती है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। समाप्त ये कहाँ होती है गाइस? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 18 जो है आपका ओडिशा के, ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा के बालासोर जिला से जो है ये समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के बालासोर में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा के बालासोर में जो है ये समाप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पे स्टार्ट होती है और कहाँ पे समाप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओडिशा के बालासोर में समाप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है जो आपका जो है यहाँ पे आपका क्या है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो है कौन सा राजा था गुप्त वंश का? तो याद रखिएगा इन्होंने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है ये आपको ध्यान रखना है महाराज महाराज धीराज की जो उपाधि जो है ये आपको ध्यान रखना है। की उपाधि जो है ये किसने की थी? महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है, महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है पहला शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। उपाधि धारण करने वाला जो है उपाधि धारण करने वाला जो है पहला शासक था गुप्त वंश का, ये आपको ध्यान रखना है। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है, धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है। धारण करने वाला पहला शासक कौन था ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धारण करने वाला
पहला शासक जो है ये आपको ध्यान रखना है, धारण करने वाला पहला शासक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखना है कि भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन जो है, नेपोलियन जो है आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहीं आ जाते हैं गाइस आपके श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश का संस्थापक जो है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है कौन-सी उपाधि धारण की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त ने जो है ये आपको ध्यान रखना है। महाराज की उपाधि धारण जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने जो है कौन-सी उपाधि धारण की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसने जो है कौन-सी उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है पहला शासक था, ठीक है। तो धारण की थी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गुप्त वंश का जो है शासनकाल कब से कब तक था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का जो है शासनकाल जो है ये कब से कब तक था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 319 से लेके 500 तक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का शासन जो था ये कब से था, 319 से लेकर जो है 500 तक जो था ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गुप्त वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था, तो आपको बताना है विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो आपके ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका या ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विष्णु शर्मा के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। वहीं अगर हम बात करें अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने जो है ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका जो है ये आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिका लिखी थी। और वहीं अगर हम बात करें राजतरंगिणी, ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है कल्याण, कल्हण ने जो है ये आपको ध्यान रखना है। कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल्हण ने जो है राजतरंगिणी लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचतंत्र जो है ये किसने लिखी थी, तो ये आपको पता ही है कि पंचतंत्र ने जो है ये किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने। तो ये सारे नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है कि भील जनजाति जो है ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है ये भील जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं अगर हम बात करें भील जनजाति जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys, तो यह देखिएगा आपके जो है भील जनजाति के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत में दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपकी भील जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में और कौन-कौन सी जनजाति जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कोरकू जनजाति जो है गाइस देखिएगा ये भी आपके मध्य प्रदेश में हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक जो है ये क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी ब्लू डाटा बुक या ऑप्शन डी येलो पेजेस बुक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी जीव संकट में होते हैं, यानी कि जिसकी प्रजाति जो है वो विलुप्त होने वाली होती है, उसे जो है रेड डाटा बुक में उसे सूचीबद्ध किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है 19 अनुच्छेद 153 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 155 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 156 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के जो है आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 156 जो ये किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के जो है पदाविधि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 156 की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के जो है आपको ध्यान रखना है पदाविधि से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के पदाविधि से संबंधित अनुच्छेद 156 है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 153 जो है इसमें जो है राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये किसमें कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है राज्यों के राज्यपाल जो होगा वो किसमें होगा गाइस, याद रखिएगा ये होगा आपका जो है अनुच्छेद 153 में होगा, ये आपको ध्यान रखना है राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है राज्यों की कार्यकारी शक्ति के बारे में, ठीक है। तो राज्यों की कार्यकारी शक्ति के बारे में जो है ये किसमें बताया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है राज्यों की कार्यकारी शक्ति के बारे में जो है ये किसमें बताया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है राज्यों के कार्यकारी शक्ति के बारे में जो है ये अनुच्छेद 100 जो है आपके जो है किसमें है, इससे देखिएगा अनुच्छेद 100 जो है आपके 54 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के, या ऑप्शन बी अध्यक्ष के, या ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के, या ऑप्शन डी उपाध्यक्ष के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आपको बताना है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जम्मू तवी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे उत्तर में कौन सा है, जम्मू तवी है। अगर आप इस तरीके से आप मैप लीजिएगा, जो आपका ये है नॉर्थ हो गया, ये आपका जो है ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। नॉर्थ में आपका जो है ये कौन सा है, जम्मू तवी है, और नॉर्थ में है तो ये आपका कहाँ होगा, नॉर्थ में। तो गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, ये आपका ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये जम्मू तवी ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो आपके ऑप्शन है सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, या ऑप्शन बी सदन के विशेष बहुमत के द्वारा, या ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों में कम से कम जो है 2/3 सदस्य होना चाहिए, या ऑप्शन डी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन सी में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो आपको बताना है दूध में पाया जाने वाला जो है मुख्य प्रोटीन जो है ये कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए केसीन, ऑप्शन बी ग्लोबिन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो केसीन है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गाय के दूध में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है गाय के दूध में जो है ये आपको ध्यान रखना है गाय के दूध में जो है ये आपको ध्यान रखना है 80%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है गाय के दूध में 80% प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है गाय के दूध में जो है ये आपको ध्यान रखना है
80% प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गाय के दूध में 80% प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गाइज़ आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का आज का जो रिवीजन क्लास था, आपका जो आज का क्लास 5 था रिवीजन क्लास का, तो आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं गाइज़। एंड अगर आपको यहाँ से थोड़ा-सा भी आपको हेल्पफुल हुआ है, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है, मैं आपको समझा पाई हूँ थोड़ा-सा भी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये टोटल आपका जो है प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी सेशन अगर रेलवे एनटीपीसी का ला रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेस में इसे तैयार भी करती हूँ। कभी-कभी जो है वो 1 दिन गैप भी हो जाता है इसको तैयार करने के चक्कर में। तो ये होता है, ये टोटली आपकी जो है प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। तो प्लीज़ आपसे भी जो है इसे इससे ज़रूर जुड़िए और इसे ज़रूर देखिए और प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करिए। मैं जितना भी इसे जो है एक्सप्लेन करती हूँ, जितनी भी चीज़ों को क्लियर आउट करती हूँ, अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ को तो प्लीज़ नोट करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।